मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि इन पूरे वीडियोस में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का परिचय समझेंगे, उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, उपभोक्ता का व्यवहार और उपभोक्ता का संतुलन कैसे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम मांग की अवधारणा यानी मांग, डिमांड ऑफ कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट डिमांड की कंसेप्ट को समझेंगे। फिर मांग की कीमत लोच, मांग की इलास्टिसिटी, लोच कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे उसकी गणना की जाती है, हम वो समझेंगे। उत्पादक का व्यवहार, एक उत्पादक कैसे व्यवहार करता है, पूर्ति करके, वस्तुओं का उत्पादन करके, कैसे वो साधनों को प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है। फिर उनकी लागत का निर्धारण करता है, आगम का निर्धारण करता है और उसके बाद वो किसी फर्म का संतुलन कैसे ज्ञात करता है, ये हम उत्पादक के व्यवहार में समझेंगे। फिर है बाजार का स्वरूप, बाजार के स्वरूप में हमें बहुत सारे तरह के बाजार को समझना है। बाजार के स्वरूप को समझने के बाद हम लास्ट में बाजार का संतुलन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसकी भी हम लोग गणना करेंगे। तो ये आपका स्टूडेंट पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के हिसाब से 5th नंबर जो इकाई है उसमें 14, 15 चैप्टर यानी 14, 15, 16 चैप्टर जो है वो राष्ट्रीय आय का। इसमें हम राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी विधियों से की जाती है, कैसे की जाती है, ये सारा समझेंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवहार, मुद्रा में हम मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व। व्यापारिक बैंक में हम व्यापारिक बैंक क्या होता है, आपके कमर्शियल बैंक क्या होता है, ये समझेंगे। केंद्रीय बैंक जो आपका सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है, वो कैसे कार्य करता है, वो कैसे साख को नियंत्रण करता है, वो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद है आय व रोजगार का सिद्धांत। उपभोग फलन क्या होता है, बचत फलन क्या होता है, निवेश फलन की अवधारणा, इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। आय का निर्धारण कैसे होता है, न्यून और अधिमांग क्या होती है, बाजार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा और सरकारी बजट। इसके लास्ट में हम लास्ट जो है वो है कैशलेस ट्रांजेक्शन यानी नगद विहीन लेन देन कैसे होते हैं, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट ये पूरा आपके कोर्स का ओवरव्यू है जिसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों को लिया गया है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है स्टूडेंट मुद्रा। मुद्रा मतलब हम लोग इकाई नंबर 6 कर रहे हैं जिसमें 17, 18, 19 तीन चैप्टर है। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो मुद्रा। मुद्रा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसे मनी कहते हैं। मनी में अर्थ, कार्य और इसका महत्व समझने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मुद्रा का अर्थ, इसको मनी कहते हैं। मुद्रा का मतलब क्या है स्टूडेंट, मनी। मनी क्या होता है, मुद्रा का आविष्कार मानवीय जो आविष्कार होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मानव ने आज तक जितने भी आविष्कार किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, मुद्रा का आविष्कार। ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो पहिए का आविष्कार हुआ, विज्ञान में आग का आविष्कार हुआ, बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ। तो मुद्रा का भी आविष्कार हुआ, किसमें, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अगर मुद्रा नहीं होता तो क्या हम अर्थशास्त्र में कोई भी इकोनॉमिक व्यवहार यानी आर्थिक लेन देन कर सकते हैं, बिना मुद्रा के हम कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं कर सकते अब के टाइम पे। यानी ये करंट जो एरा चल रहा है इसमें हम बिना मुद्रा के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आदिकाल में मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर करता था। पहले के टाइम पे लोग नेचर पर डिपेंड करते थे कि नेचर होगा तो हम ऐसे काम करेंगे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उन्होंने समूह में रहना सीखा। मतलब जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो ग्रुप में रहना उन लोगों ने सीखा। समूहों में रहते रहते मनुष्य ने अपनी रुचि, कौशल और क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवसायों का चयन किया। यानी किसी को क्या काम करना था, किसी को क्या काम करना था। कोई इंसान खेती करना चाहता था, कोई इंसान कुछ और काम करना था। तो जिसके अंदर जैसी क्षमताएं थी, जिसके अंदर जैसी रुचि थी, जिसके अंदर जैसा कौशल यानी स्किल्स थी, उन्होंने क्या किया, उस व्यवसाय का चयन किया जिसमें उनकी विभिन्न आवश्यकताओं पूरी होने लगी। जैसे ही उससे दो से पैसे अर्न होते थे वो अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं क्या करते थे स्टूडेंट, फुलफिल करते थे। प्रारंभिक काल में समूह छोटे होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तु का लेन देन सहज सरल। पहले क्या होता था, समूह भी छोटे होते थे, आवश्यकताएं भी कम होती थी और ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रकृति पर निर्भर थे। तो उस वक्त आवश्यकताएं होती नहीं थी इतनी, तो व्यवसाय का जो लेन देन का जो स्वरूप था ना वो बहुत सहज और बहुत छोटा सा था। मनुष्य जो थे वो वस्तु के बदले में वस्तु खरीदने बेचने की व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पहले के टाइम पे स्टूडेंट क्या होता था कि जब व्यवसाय करते थे ना तो आर्थिक व्यवहार करने के लिए गुड्स के बदले में यानी वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही क्या होता था, आदान प्रदान होता था। क्या काम है स्टूडेंट, वस्तुओं के बदले में ही वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स के और सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु के बदले में वस्तु खरीदने और बेचने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों के द्वारा
परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता था। क्या होता था, क्या कहा मैंने, दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट, प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न था, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, आखेट वगैरह, ये सब बिजनेस करता था। अतः सामान्यतः अनाज के बदले में वस्त्र दे दिए, वस्त्र के बदले में दूध दे दिया, दूध के बदले में अनाज। ये क्या करते थे, अगर किसी मनुष्य को वस्त्र है उसके पास और उसको अनाज चाहिए तो वो उसे वस्त्र देता था और दूसरा व्यक्ति उसको अनाज देता था। यानी गुड्स के बदले में, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। यानी इस बार्टर सिस्टम में एक दूसरे पे विश्वास होता था, विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट इतना ज्यादा होता था कि उस म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पे वो गुड्स को क्या करते थे स्टूडेंट, एक्सचेंज करते थे। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन किया जाता था। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न था, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, आखेट इत्यादि। अतः सामान्यतः अनाज के बदले में वस्त्र, वस्त्र के बदले में दूध, दूध के बदले में अनाज और पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय किया जाता था। इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। और ये जो व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था स्टूडेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्था, ये पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पे क्या थी, आधारित थी। यानी आपको अगर मैं सिर्फ एक लाइन में अगर इसका बताऊं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु के बदले में वस्तुओं का ही आदान प्रदान क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली उस टाइम पे तो थी, लेकिन क्या क्या कठिनाइयां थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म करके मुद्रा को लाया गया। पहले हम वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाइयों को समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या है। मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए। मैंने कहा था कि पहले ग्रुप बहुत छोटे होते थे, लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं चेंज होती है, लोगों की यानी मनुष्यों के क्या हुआ, आवश्यकताएं भी क्या हो गई, बढ़ने लग गई। और वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयां क्या होने लगी, उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। फलस्वरूप इसके स्थान पर किसने स्थान ले लिया, मुद्रा ने। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जब बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, लोगों की आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए, लोगों की डिमांड जो थी, लोगों की आवश्यकताएं थी वो बढ़ने लगी, तो इसका स्थान किसने ले लिया स्टूडेंट, मुद्रा ने ले लिया। आइए हम इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्या है मुद्रा की कठिनाइयां, सबसे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। सबसे पहला है दोहरे संयोग की कठिनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहरा संयोग क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में डबल कोइंसिडेंट इफेक्ट बोलते हैं। बाजार में वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब वो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने हेतु तत्पर हो। ऐसा संयोग सदैव मिलना कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पे, एक है ए और एक है बी, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है स्टूडेंट बी। अब इसके पास पड़ा है स्टूडेंट गेहूं, क्या है इसके पास, गेहूं। इसके पास क्या है, ए के पास गेहूं, ठीक है स्टूडेंट, और बी के पास क्या है, वस्त्र यानी कपड़े। ठीक है, अब ए पर्सन इसके पास गया कि मैं तेको गेहूं दे रहा हूं लेकिन मुझे दूध चाहिए। क्या कहा इसने, ए पर्सन बी को बोल रहा है कि मैं तुझे गेहूं देना चाहता हूं लेकिन मुझे गेहूं के बदले में वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे गेहूं के बदले में क्या चाहिए स्टूडेंट, दूध चाहिए। उसने कहा मेरे पास दूध नहीं है, मेरे पास वस्त्र है, लेकिन मैं तेरे को वस्त्र दे रहा हूं ना, तो मुझे भी गेहूं नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, मुझे इसकी जगह पे साइकिल चाहिए। ठीक है, तो इसको जो चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं है और इसको जो चाहिए वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टाइम पे दोहरे संयोग की कठिनाई उत्पन्न होती थी। कैसे, यदि एक किसान अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले में चीनी खरीदनी है, देखो एक किसान है उसके पास गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको क्या खरीदना है, उसको चीनी खरीदनी है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को तलाशना पड़ता था जिसके पास चीनी हो। आप सोचो, मेरे पास, मैं हूं एक किसान और मेरे पास क्या है, गेहूं बहुत ज्यादा है, अब मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास चीनी हो, अब मैं उस पर्सन को ढूंढूं, तो ऐसे ढूंढने में बहुत कठिनाई होती थी, ऐसा संयोग मिलना आसानी से संभव नहीं हो पाता था। इसी को हम क्या बोलते हैं, दोहरे संयोग की कठिनाई। संयोग हो ही नहीं पाता था। संयोग का मतलब क्या है कि जो हमें चीज चाहिए वो सामने वाले के पास उपलब्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहली कठिनाई, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, दोहरे संयोग की कठिनाई। दोहरे संयोग की कठिनाइयों का मतलब ये स्टूडेंट, हमें जो चीज चाहिए वो सामने वाले के पास उपलब्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा संयोग हो नहीं पाता था। तो ये कठिनाई भी क्या होती थी, आपकी उत्पन्न होती थी।
इसके बाद है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई क्या स्टूडेंट? विनिमय हेतु उपलब्ध अधिक वस्तु का मूल्य मापना कठिन कार्य है। लेन देन में विनिमय करने वाले दोनों व्यक्ति आपसी समझ और उपयोगिता के आधार पर वस्तु का विनिमय करते हैं। वास्तव में प्रत्येक सौदे वस्तु को नए सिरे से मोल भाव करना अत्यंत कठिन होता है। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान अपना मोबाइल दे रहा है कि मुझे मोबाइल के बदले में चाहिए, मेरे पास मोबाइल है लेकिन सामने वाले के पास है बनाना। क्या है उसके पास? बनाना। अब आप बताओ क्या मोल भाव सही है? क्या ये मोल भाव होना सही है? एक के पास है मोबाइल और एक के पास है बनाना, ठीक है, ये सही है। तो क्या होता था कि जिसका जो मूल्य है ना वो मापने में बहुत कठिन होता था, मूल्य मापन नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे पास वो मुद्रा तो था नहीं, तो हम वस्तुओं का मूल्य एक दूसरे से मापते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि एक इंसान को तो बहुत ज्यादा हानि हो रही है, एक जने को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो मूल्य का मापन हो नहीं पाता था। हम उस गुड्स की वर्थ नहीं निकाल पाते थे, मतलब उसका मूल्य नहीं निकाल पाते थे। मोबाइल का मूल्य अगर आज के टाइम पे निकाले तो आप बोल रहे हो मनी की टर्म में 10,000 रुपए, ठीक है। मोबाइल का मूल्य एक बार के लिए मान लो कि उसका मूल्य कितना 10,000 रुपए का, क्योंकि अब मुद्रा हाथ आ चुका है और आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक मोबाइल 10,000 का होगा। लेकिन अगर मैं बनाना की बात करूं तो जो 20 रुपीज केजी होंगे, 20 रुपए किलो होंगे, तो कितना डिफरेंस हो गया। तो उस टाइम पे मुद्रा था नहीं, तो मूल्य मापने में क्या होती थी स्टूडेंट? कठिनाई होती थी। फिर है भावी बचत संभव नहीं। भावी मतलब होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। इस व्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का लेन देन होता था जिनका दीर्घकाल में संचय करना कठिन होता था। विशेष तौर पर दूध, फल, सब्जियां आदि खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते, अतः इस प्रणाली में उत्पादों की भावी बचत संभव नहीं होती थी। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान ने गेहूं दिया और एक इंसान ने सब्जियां, अब उसको कितना संचय कर सकते हैं? संचय मतलब होता है स्टोर करना, संभाल के रखना। दीर्घकाल तक क्या आप सब्जियों को रख सकते हैं संभाल के? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जब वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था स्टूडेंट, तो हम सब्जियों को, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती है, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु होती है, उनको हम दीर्घकाल तक संभव नहीं है कि हम उनको बचा के रख पाए। इसलिए भावी बचत जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाती थी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है अभाज्य अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाज्य की समस्या उत्पन्न होती है। वस्तु विभाज्य कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, एक भैंस का विनिमय 4 बोरी के बदले में हुआ, ठीक है। एक किसान ने भैंस दी और दूसरे किसान ने उसको 4 बोरी दी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यदि एक किसान को एक ही बोरी की जरूरत है तो क्या वो भैंस को भी 4 टुकड़े करेगा? क्या तो भैंस का भी अपन टुकड़े कर सकते हैं? तो वस्तुओं को हम टुकड़े नहीं कर सकते थे, डिवीजन नहीं कर सकते थे, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, अविभाज्य नहीं कर सकते थे उसको। ये भी कठिनाई किसमें आती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विभाजन हो नहीं पाता था, तो ये कठिनाई भी वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होती थी। उदाहरण लिखे में कठिनाई। अब आप मुझे बताओ, यदि वस्तु विनिमय प्रणाली में सौदे क्या होते थे? तुरंत होते थे, तत्कालीन ही संभव हो पाते थे। ऐसे नहीं कि आज तू मुझसे गेहूं ले जा, कल तेरे पास सब जो हो वो मुझे दे जाना, ऐसा संभव नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत होगी, उसका पता लगाना अत्यंत कठिन होता था। आज ये इसको वीट दे गया, कुछ टाइम बाद इसको मोबाइल दे गया, तो उधार नहीं रख सकते थे। उधार रखने की प्रॉब्लम होने के कारण भी वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होने लगी? कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। तो कौन कौन सी कठिनाइयां थी स्टूडेंट वस्तु विनिमय प्रणाली में? दोहरे संयोग की कठिनाई, वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, बचत संभव नहीं थी, हम विभाज्य नहीं कर सकते, अविभाज्य वस्तुएं थी, और उधार लेके हम नहीं कर सकते थे। ये सारी कठिनाइयां होने के बाद हमें किसमें वस्तु विनिमय प्रणाली को किसमें चेंज करना पड़ा? मुद्रा में। यानी इसके बाद ही क्या हुआ? मुद्रा का जन्म हुआ। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया हमने? ये शॉर्ट में मैंने चार्ट बना दिया, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। आप समझ गए ना वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जहाँ पे वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता है। जब हमारे पास मुद्रा का वैल्यूएशन नहीं हुआ था, जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यवहार किए जाते थे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।